महेश ठीक शैला और परेश के कैसे थे संबंध। पहियों की धड़धड़ाहट में अचानक ठहराव आ जाने से शैला की ध्यान समाधि टूट गई। अपने घर, अपने पुराने शहर, अपने माता पिता के पास 4 बरस बाद लौटकर आ रही थी। घर तक की 300 किलोमीटर की दूरी अपने अतीत के बनते बिगड़ते पहियों को गिनते हुए कुछ ऐसे काट दी कि समय का पता ही न चला। पूरे दिन गाड़ी की धड़-धड़ और डब्बे में कुछ बंधे से परिवेश में बैठे विभिन्न मंजिलों की दूरी तय करते उन सहयात्रियों में शैला को कहीं कुछ ऐसा न लगा था कि उनकी उपस्थिति से वह जी को उबा देने वाली नीरस यात्रा के कुछ ही क्षणों को सुखद बना सकती। हर स्टेशन पर चाय, पान और मौसमी फलों को बेचने वालों के चेहरों पर उसे जीवन में किसी तरह झेलते रहने वाली मासूम मजबूरी ही दिखाई देती थी। शैला घर जा रही थी, ये भी शायद उसकी एक आवश्यक मजबूरी ही थी। 4 साल से हर लंबी छुट्टी में वह किसी न किसी पहाड़ी स्थान पर चली जाती थी। इसलिए नहीं कि वह उसकी आदी हो गई थी, पर शायद इसलिए कि उसी बहाने वह अपने घर न जाने का एक बहाना ढूंढ लेती थी, क्योंकि घर पर सबके साथ रहकर भी तो वह अपने मन के रीतेपन से मुक्ति नहीं पा सकती थी। घर के लोगों के लिए भी शायद वह अपने में ही मगन, किसी तरह जिंदगी का भार ढोने वाली एक सदस्य बनकर रह गई थी। 25 वर्ष पहले MSc की पढ़ाई पूरी करके शैला 1 वर्ष के लिए विदेश में रहकर प्रशिक्षण भी ले आई थी। भारत लौटते ही उसकी मेधा रजत जैसे होनहार सर्जन की मेधा का मेल विवाह के पावन बंधन ने कर दिया था। सब कुछ मिला शैला को, प्यार, अपनत्व, विश्वास, सम्मान और रजत पर अपना संपूर्ण एकाधिकार। 27 वर्ष की आयु में ही डॉक्टरी की कई उपाधियां लेकर रजत विदेश से लौटा था। शैला साल भर भी अपने जीवन के उन सुखद क्षणों को अपनी खाली झोली में भरकर संजो न पाई थी कि हरीश के यहाँ से डिनर से लौटते हुए रास्ते में कार दुर्घटना और फिर अंतिम क्षणों में रजत का शैला के हाथ को मुट्ठी में जकड़कर चिरनिद्रा में सो जाना शैला कभी नहीं भूल सकती थी। हर सफल ऑपरेशन के बाद रजत के चेहरे की चमक और स्नेह सिक्त आंखों से शैला को देखकर कहना, शैला तुम मेरी प्रेरणा हो। शैला के मन को कहाँ भिगो जाता, उस कोने को शैला शायद स्वयं अपनी खुशी के छिपे ढेर में ढूंढ ना पाती। तब से लेकर अब तक अपने सेवारत समय के 25 वर्ष शैला ने अपने हिसाब से तो बड़ी अच्छी तरह बिता दिए थे। इतना अवश्य था कि अपनी कठोर अनुशासन प्रियता या कुछ व्यक्तिगत आदर्शों की आलोचना, कभी अपने ऊपर लगाए कुछ झूठे सामाजिक आरोप जो कभी उसके चरित्र से जोड़कर लगाए जाते थे, वो सुनती थी। फिर समय ही सब स्पष्ट करके कहने वालों के मुंह पर पछतावे की छाप छोड़ देता था। शैला का सब सुनना और सब झेल जाना अब उसका स्वभाव बन गया था। घर पर कभी भी आना आवश्यक भी हो जाता था। 4 बरस पहले छोटी बहन सोनी की शादी में आई थी, वो भी बारात आने के 2 दिन पहले। सोनी की शादी के मौके पर ही छोटी भाभी ने पूछा था, खूब पैसा जोड़ लिया होगा तुमने तो शैला, क्या करोगी इतने धन का। शैला मुस्कुराई थी, जोड़ा तो नहीं, हाँ जुड़ गया है सब अपने आप। किसी चीज की कमी नहीं थी उसे, उसके पास सभी भौतिक सुख के साधन थे और उससे बढ़कर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान था। पर जो कभी उसके रीते मन पर निरंतर हथौड़े की चोट करती थी, उसे वह कभी कह भी तो नहीं सकती थी। उसने बचपन का वह मस्त और आनंदपूर्ण रूप नहीं देखा था जो अन्य भाई बहनों में था। कुछ ऐसे हालात रहे कि वो शुरू से ही हंसना चाहकर भी खुलकर हंस न सकी। नियमित, सीमित, अपने आप से बंधा हुआ एक जीवन। कॉलेज में पढ़ती थी तो कभी अगर छोटा भाई उसकी पेंसिल ले लेता था या डिसेक्शन बॉक्स से छुरी निकाल लेता था तो कभी दीदी का और कभी माँ का यही स्वर सुनाई देता था, देबू देख अभी शैला आएगी, कैसी हाया मचा देगी। शायद शैला की गंभीरता ने ही उस घर में आतंक फैला दिया था। देबू के मन में शैला के प्रति पहले भय उपजा और फिर वही भय पलायन और कालांतर में आंशिक घृणा में बदल गया था। ऐसा शैला कभी भी अब महसूस करती थी। देबू अबड़ा देवेंद्र था, पर कभी उसने शैला से खुलकर बातें नहीं की थी। शैला चाहती थी कि देबू उसका पल्ला पकड़कर उससे अपना अधिकार जताए और कहे, दीदी इस बार कश्मीर घुमा दो, ऐसा सूट बनवा दो, कुछ खिलाती पिलाती नहीं आदि। फिर अब तो देबू भी बीवी वाला हो गया था। सुंदर सलोनी बड़ी ही सरल मन की सुनंदा उसकी पत्नी थी।
शादी के कुछ दिनों बाद ही देबू ने सुनंदा से कहा था, नंदा दीदी की खातिर यही है कि इनका कमरा बिल्कुल ठीक रहे, इनकी कोई चीज इधर उधर न हो। शैला के मन में कहीं चोट लगी थी। ठीक रहने को तो उसका खूबसूरत बंगला सवेरे से रात तक कई बार झाड़ा पोंछा जाता था। उसके बगीचे के बराबर और कोई बगीचा पास में नहीं था, पर हर साल पुष्प प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाने वाले बगीचे के फूल क्या कभी उसके सूनेपन को महका सके थे। ससुराल से उजड़ी मांग और सूने माथे पर सादी धोती का पल्ला डालकर रोते वृद्ध ससुर के साथ जब शैला माम पिताजी के सामने अचानक आकर तांगे से उतरी थी तो उसके सारे आंसू सूख चुके थे। चेहरा गंभीर था, निस्तेज ठहरी हुई आंखें थी और वो अपने कमरे में आ गई थी। वो 1 वर्ष पहले छोड़े चिरपरिचित स्थान पर आकर शांत होकर बैठ गई थी, बस ऐसे ही जैसे एक यात्रा पर गई हो। उसी यात्रा में अपनी चिरसंचित निधि गंवाकर लौट आई हो। फिर दूसरे वर्ष नैनीताल में साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल होकर चली गई थी। कुछ जीवन का खोखलापन और जीवन के प्रति विरक्तिपूर्ण उदासीनता में अगर कहीं आनंद की आशा और अपनत्व का कोई अंश था तो परेश उसके बड़े भैया का बड़ा बेटा था। जब घर आई, परेश का आकर्षण उसे खींच लाया। जीवन के इतने मधुर कटु अनुभव लेकर भी अगर कहीं शैला ने अपने पूर्ण अधिकार का प्रयोग किया था तो वह परेश पर। घर वह आए या न आए, पर दूसरे क्लास की प्रगति रिपोर्ट से लेकर मेडिकल कॉलेज के 3रे वर्ष तक का परिणाम उसे परेश के हाथों का लिखा निरंतर मिलता रहा था। उसी के साथ लगी हर पत्र में एक सूची होती थी जिसमें कभी सूट, कभी घड़ी और कभी पिताजी से छिपाकर दोस्तों को पिकनिक पर ले जाने के लिए रुपयों की मांग। परेश का इस प्रकार मांगना और अंत में बुआ जी अब्दुल के हाथ जल्दी भिजवा देना वाक्य शैला को अपनत्व की कौन सी सुखानुभूति दे जाता था, वो स्वयं नहीं जानती थी। माता पिता को अगर कहीं शैला के प्रति संतोष था तो वो परेश और शैला के इस ममतापूर्ण संबंध को देखकर। घर जाती थी तो इधर उधर के हाल लेकर फिर भैया भाभी और उसकी परेश को लेकर विविध समस्या समाधान की वार्ता। वो क्या खाता था, क्यों उसके साथ घर के अन्य बच्चों सा व्यवहार होता था जब वह शैला का एकमात्र वारिस था आदि। कभी कभी मजाक में भाभी कहती थी, परेश तो बुआ का हकदार है, बुआ का बेटा है। सुनकर शैला कितनी खुश होती थी। खून का रिश्ता कभी झूठा नहीं होता, नहीं हो सकता है। उसके गंभीर चेहरे पर खुशी की एक रेखा सी खींच जाती थी। जिस साल परेश का जन्म हुआ था उसके 3 साल के अंदर शैला ने घर के 4-5 चक्कर लगाए थे। कुछ अनुभवी प्रौढ़ महिलाएं दबी जबान से शैला से हंस हंस कर कहती थी, दीदी भतीजा ऐसी जंजीर लेकर पैदा हुआ है जिसका फंदा बुआ के गले में है। जरा सी जंजीर कसी और बुआजी चल पड़ती हैं घर की ओर। और शैला के चेहरे पर आ जाता था गर्विला ममत्वपूर्ण भाव। वो हल्के से मुस्कुरा कर कहती, बहुत प्यारा है मेरा भतीजा। घर जाती हूँ तो पल्ला पकड़कर पीछे पीछे घूमता रहता है। इस वाक्य के साथ ही शैला एक आनंद मिश्रित तृप्ति का अनुभव करती थी। 3 बरस के बच्चे को उससे कितना प्यार था। जब से परेश बड़ा होकर सफर करने लायक हुआ था, शैला उसे छुट्टियों में लगभग हर वर्ष अपने पास बुला लेती थी और भूल जाती थी कि वह अकेली है। कभी परेश कहता, बुआ जी आज तो पिक्चर चलना ही है, चाहे जो हो। तब शैला परेश को टाल ना पाती। अब तो परेश पूरे 24 साल का हो गया था, डॉक्टरी के अंतिम वर्ष में था। शैला शुरू से जानती थी कि अगर वह मुंह खोल कर कह देती तो बड़े भैया व भाभी परेश को स्वयं आकर उसके पास छोड़ जाते। पर कहने से पहले जाने क्यों मन के कोने में कहीं एक बात उठती, अपनी गोद तो सुनी थी ही। भाभी से परेश जैसा प्यारा और होनहार बेटा लेकर उसके मन में सूनापन कैसे भर दूं? इधर कई बार वह तैयार होकर आती भैया से कुछ कहने को, पर जहां बात का आरंभ होता वह सबके बीच से हटकर स्नानघर में जाकर खूब रो आती। एक बार फिर रजत का वाक्य कानों में गूंज उठता, शैला कभी बेटा होगा तो उसे ऐसा अव्वल दर्जे का सर्जन बनाऊंगा कि बाल चीर कर 2 टुकड़े कर देगा। कल्पना में ही दोनों जाने कितने नाम दे चुके थे अपने अजन्मे बेटे को। उन्हीं नामों में से एक नाम परेश भी था। ये शैला के सिवा कोई नहीं जानता था, पर शैला के ये सब सपने तो रजत की मृत्यु के साथ ही टूट गए थे।
भाभी को जब बेटा हुआ था तब अस्पताल में ही भरे गले भारी मन से अतीत के घावों को भुलाकर शैला मुस्कुराते चेहरे से भतीजे का नाम रखाई थी परेश। आज 4 वर्ष बाद शैला घर आई तो परेश में बड़े परिवर्तन पा रही थी। कुछ आधुनिकता का प्रभाव, कुछ बदलते समय को जानते हुए भी शैला ने परेश पर अपना वही अधिकार और अपनी पसंद के अनुसार परेश को ढालने के प्रयासों में कोई कमी न की। लंबा चौड़ा खूबसूरत युवक के रूप में परेश शैला को स्टेशन लेने आया तो बस हाय बुआ कहकर उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। भविष्य की कल्पना में खोई शैला को परेश का वह व्यवहार कहीं भीतर तक साल गया। कार पर बैठते ही बोली, क्यों रे परेश, अब ऐसा आधुनिक हो गया कि बुआ के पैर तक छूना भूल गया। देख तो घर पहुंचकर तेरी क्या खबर लेती हूँ। और शैला अधिकारपूर्ण अपनत्व की गरिमा से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, पर शायद वह परेश के चेहरे पर आते जाते भावों को देख न पाई थी। 15 दिन की छुट्टी पर आई थी शैला इस बार। भैया भाभी हर खुशी उसे देने को उतावले नजर आते थे। माता पिता थके हुए पर संतुष्ट मालूम होते थे। शैला दिन भर माता पिता के साथ बगीचे में बैठकर, कभी पीछे नौकरों के क्वार्टरों में जाकर बूढ़े माली, चौकीदार, महाराज सबका हाल पूछती, तो कभी परेश से घंटों बातें करती। परेश पास बैठता था, पर शाम होते ही अजीब सी बेचैनी महसूस करता और किसी न किसी बहाने वहां से उठ जाता था। जाने से 5 दिन पहले यूं ही घूमते घूमते शैला परेश के कमरे में पहुंच गई। पढ़ने की मेज पर तमाम किताबों, कागजों के बीच सिगरेट के अधजले टुकड़ों से भरी एशट्रे थी। उसके नीचे एक मुड़ा रंगीन कागज रखा था। शैला ने उसे यूं ही उत्सुकतावश उठा लिया। पत्र था किसी के नाम। लिखा था, सोनाली, तुम्हें मैं कितना चाहता हूँ, शायद मुझे अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ मेरे उत्तर न देने पर तुम कितना नाराज होगी। कारण बस यही है कि आजकल मेरी बुआजी आई हुई हैं, जो आज भी शायद 18वीं शताब्दी के कायदे कानूनों की कायल हैं। उनके सामने अभी तुम्हारा जिक्र नहीं करना चाहता, बेकार में आफत उठ जाएगी। माता पिता की कोई चिंता नहीं, वो तो आखिरकार मान ही जाएंगे, अंत में अपनी ही जीत होगी। पर बुआजी के सामने कुछ कहने की अभी हिम्मत नहीं है मेरी। अब तुम ही समझ लो, ऐसे में कैसे तुम्हें घर ले जाऊं। पर वादा करता हूँ कि उनके जाते ही माम पिताजी के पास तुम्हें लाकर उन्हें सब बता दूंगा और तुम्हें मान लूंगा। बुआजी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं है, समझ रही हो ना। फिर यूं भी मुझे कुछ तो आदर दिखाना ही चाहिए, आखिर वो मेरी बुआजी हैं। मैं क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण, वह जमीन आसमान एक कर देंगी। और शैला वहीं पसीने में भीग गई थी। वह आंखों के सामने घिरते अंधेरे को लेकर कुर्सी पकड़कर किसी तरह बैठ गई थी। उसकी आंखों के सामने साड़ी का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे घूमने वाला परेश, फिर भविष्य की कल्पना में घोड़े पर चढ़ा दूल्हा परेश और जीवन की अंतिम घड़ियों में शैला की मृत्यु शैया के पास बैठा परेश अपने विभिन्न रूपों में घूम गया। शैला वर्षों बाद स्नानघर में खड़ी होकर रो रही थी, ऐसे ही जैसे बड़े अरमानों और त्यागों से जीवन की सारी संचित निधि से बनाया अपना घर कोई ईंट के रूप में गिरता देख रहा हो। दिमाग पर बार बार लोहे की गर्म सलाखें चोटें कर रही थी। आखिर वह मेरी बुआजी है, बुआजी, बस और कुछ नहीं। तभी शैला के मन का एक कोना प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर सामने आ गया। क्या वह स्वयं जिम्मेदार नहीं थी परेश की उन भावनाओं के लिए? ठीक था, वो स्वयं अपने लिए अब तक समाज की परंपराओं और कहीं कहीं खोखले आदर्शवाद को भी स्वीकारती आई थी। पर इसका अर्थ ये तो नहीं था कि वो उन्हें इस पीढ़ी पर भी थोपती रहेगी। क्यों वह इतनी उम्मीदें रखती थी परेश से? क्या हुआ जो वह आधुनिक ढंग से पहनता घूमता था? शैला अब सोचती थी कि शायद उसका उन छोटी छोटी बातों को गंभीर रूप देना ही उसे परेश से इतना दूर ले आया था। वो क्यों नहीं सोचती थी कि समाज बहुत आगे आ चुका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे जातीय भेदभाव को सोचना क्या शैला जैसी पढ़ी लिखी, अच्छे संस्कारों में पली हुई स्त्री को शोभा देता था? शैला समझौता करेगी उस स्थिति से। वो उस नई पीढ़ी पर हावी होने का प्रयास नहीं करेगी। पुरानी लकीरों पर चलती आई जिंदगी को नया मोड़ देकर वह परंपरागत रूढ़ियों व मान्यताओं की अंत्येष्टि स्वयं करेगी। रात को खाने के बाद उसने परेश को बगीचे में बुलाया।
उससे भीगी घास पर टहलती शैला का मन प्रफुल्लित था। परेश आया और चुपचाप खड़ा हो गया। शैला का हाथ उठकर सहज ढंग से परेश के कंधे पर टिक गया। आंखों में सारा लाड़ उमड़ आया। बोली, क्यों रे परेश, मैं क्या इतनी बुरी हूँ जो तूने मेरी बहू को मुझसे छिपा कर रखा? ये बता, क्या मुझसे अलग हो पाएगा? मैं जानती हूँ अपनी बुआजी के लिए तेरा सीना फिर धड़केगा। बता, कहाँ रहती है सोनाली? यूं ही ले आएगा उसे। बेटे, मेरे मन की आग तभी ठंडी होगी जब तू मुझे सोनाली के पास ले चलेगा। पहला आशीर्वाद तो मैं ही दूंगी उसे। तू शायद नहीं जानता कि मैंने कितने अरमान संजोए हैं इन दिनों के लिए। मैं तेरी खुशी के बीच में कहीं भी ब्राह्मण क्षत्रिय जैसी घटिया बात नहीं लाऊंगी। और दूसरे दिन मेजर विक्रम के ड्राइंग रूम में भैया भाभी और परेश के साथ बैठी शैला के सामने सौम्य, शालीन और सुंदर सी सोनाली ने प्रवेश किया। उसकी मां ने उसे भाभी के सामने करते हुए उनके पैर छूने को कहा ही था कि भाभी ने सोनाली को बड़े प्यार से पकड़कर शैला की तरफ करते हुए कहा, इनका आशीर्वाद पहले लो। भले ही मैंने परेश को जन्म दिया है, पर बेटा तो ये बुआ का ही है। और शैला की आंखों से खुशी की जाती से बहती आंसुओं की धारा उसके बरसों से जलते दिल को शीतलता देती चली गई। परेश ने अपने पुराने दुलार भरे भाव से शैला को पकड़ते हुए इतना ही कहा, बुआ जी, आशीर्वाद दो कि तुम्हारे और अपने सब स्वप्न साकार कर सकूं। शैला की सारी उदासी छिटक कर कहीं दूर जाने लगी और दूर होते होते उसकी छाया तक विलीन हो गई। वह देख रही थी, उसकी कल्पना में मृतक पतिरा रजत की धुंधली छाया उभर आई। वो मुस्कुरा रहे थे, शायद कह भी रहे थे, पुत्रवधू मुबारक हो शैली। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।